बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे और इसको डिराइव करेंगे एक फ्लूइड के एग्जांपल लेके जो कि किसी पाइप में से फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की डेरिवेशन से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करें। हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी जो हम यूज़ करते हैं या assumptions हम लेते हैं फ्लूइड की मोशन को या उसके फ्लो को सिंप्लीफाई करने के लिए। वो कंडीशंस क्या थी कि फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी कि उसकी विस्कोसिटी या इंटरनल फ्रिक्शन जो है लेयर्स के बीच में वो जीरो होनी चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा था कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। थर्ड हमने पढ़ा था कि फ्लूइड की जो मोशन है या फ्लूइड का जो फ्लो है दैट मस्ट बी स्ट्रीमलाइन और स्टेडी। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस जो हैं वो अब हमने यूज करनी है। वो फ्लूइड जो इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है उस फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जितने भी डेरिवेशंस करेंगे वो एक आइडियल फ्लूइड को अज्यूम करके करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के लिए हमने एक आइडियल फ्लूइड लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स इन द फ्लूइड मूव अलोंग द स्ट्रीम लाइंस इन अ स्टेडी स्टेट, मतलब फ्लो जो है वो स्टेडी है। ठीक है, अब आगे आगे बारी बारी आपको वो कंडीशंस बताते जाएंगे कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है या विस्कोसिटी नहीं है। ठीक है, तो हमने शुरू में ही ये लिख देना है या ये बता देना है कि हम एक आइडियल फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं। आइडियल फ्लूइड का मतलब है कि वो ये तीन कंडीशंस जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, और वो एक नॉन यूनिफॉर्म साइज के पाइप से फ्लो कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म साइज होने का मतलब ये है कि पाइप का साइज एक जैसा नहीं है, कहीं वो बड़ा हो जाएगा कहीं वो छोटा हो जाएगा, या बड़ा छोटा अगर ना कहें तो आप कह लें कि कहीं उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा कहीं कम हो जाएगा। या आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक पाइप नजर आ रहा है। अब आप देख लें कि यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ पे एरिया जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से फ्लूइड एंटर होता है और राइट साइड से फ्लूइड बाहर निकलता है। तो अब हम कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ले लेते हैं, क्वांटिटीज देख लेते हैं कैसे कैसे हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है कि एक पाइप है जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इस पाइप का ये पोर्शन हमने ले लिया है लेफ्ट साइड पर। ठीक है, और ये जो हमने विड्थ कंसिडर की है, जो पैच कंसिडर किया है हमने, उसकी विड्थ जो है वो डेल्टा x1 है। जब फ्लूइड यहाँ से एंटर होता है तो उसकी वेलोसिटी v1 होती है और इधर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का वो a1 है। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं एंड पर, राइट साइड पर, जो कि थोड़ा सा हाइट पर भी है, अपवर्ड है। हमने एक पैच ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इस पैच की जो विड्थ है वो डेल्टा x2 ली है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो a2 है और जिस वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर निकलेगा वो v2 है। अब आप अज्यूम करें कि कोई छोटा सा टाइम इंटरवल हमने ले लिया है डेल्टा टी। उस डेल्टा टी टाइम में फ्लूइड जो है वो इस पैच में से मूव करता है। ठीक है, और इस वक्त जो मास है इस टाइम के डेल्टा टी टाइम के अंदर जो मास फ्लो कर रहा है, सपोज वो डेल्टा एम है। ठीक है, डेल्टा m1 है, सॉरी। तो अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। डेरिवेशन में आपको मैंने गूगल से ही ली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, वहां से आपको ज्यादा समझ आ जाएगा, स्टेप्स क्लियर होंगे। ये देखिए, अब चूंकि मैस हमें पता है कि मैस किसके बराबर होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी की जगह हमने रो 1 लिख दिया। अच्छा, रो वैसे तो हमें पता है कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन इन डेरिवेशंस के अंदर बाद में जाके फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल कहा है और डेंसिटीज को इक्वल किया है। ठीक है, तो अगर आप शुरू में करना चाहते हैं तो शुरू में कर लें, अदरवाइज जैसे लिखा है वैसे कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मैस हमने चूंकि कहा है डेल्टा m1, डेंसिटी रो 1 और वॉल्यूम। अब वॉल्यूम देखिए हमें पता है कि वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ या विड्थ।
ठीक है। बेसिकली तीनों डायमेंशंस लेंथ की ही होती हैं, 3 लेंथ्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो अब एरिया अलग हो गया है, और जो बाकी तीसरी लेंथ है उसको आप लेंथ कह लें, हाइट कह लें, विड्थ कह लें, वो आपकी मर्जी है। तो इस केस में वो विड्थ है जो कि डेल्टा x1 है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 था ना, और विड्थ जो है वो डेल्टा x1 थी। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय विड्थ जो है वो मिलकर आपको वॉल्यूम दे देंगे। तो वॉल्यूम की जगह हमने क्या लिख दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द पैच वी हैव अज्यूम्ड फॉर द डेरिवेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई। अब हमें ये पता है कि एस इक्वल्स टू वी टी होता है। तो एस चूंकि जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, मैं आपको फिगर दिखाऊं, देखें यहाँ से यहाँ तक इस पैच के अंदर फ्लो कर रहा है ना, तो इस पैच के अंदर जो फ्लो कर रहा है, तो जाहिर है जो डिस्टेंस कवर होगा वो इसकी लेंथ होगी। तो इस वजह से डिस्टेंस की जगह डेल्टा x1 आ गया, v की जगह v1 आ गया, और टाइम इंटरवल हमने डेल्टा t लिया है, सो डेल्टा t आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि डेल्टा x1 की वैल्यू इस इक्वेशन में लगाते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में, तो डेल्टा x1 की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा m1 इक्वल्स टू रो1 a1 v1 इंटू डेल्टा t। ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट पैच की, या आप कह लें लोअर एंड के लिए कैलकुलेशन। अब हम क्या करते हैं, एक दफा फिगर देख लेते हैं। इस एंड के लिए कैलकुलेशन हो गई है, अब हम इधर आ रहे हैं, अपर एंड पर आ रहे हैं। जाहिर है अपर एंड की भी कैलकुलेशन बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स पर होगी कि पहले आप डेल्टा एम फाइंड करेंगे, डेल्टा m2, फिर एस से डेल्टा x2 लिखेंगे, उसको इसमें पुट करेंगे, तो बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो सेकेंड एंड के लिए या अपर एंड के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा, इससे डेल्टा m1 की जगह डेल्टा m2, रो1 की जगह रो2, a1 की जगह a2, v1 की जगह v2, एंड डेल्टा t एज इट इज। तो लोअर एंड वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह दिया है, और अपर एंड वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह दिया है। ठीक है, अब आगे जाके क्या किया है, आगे जाके हमने वो दूसरी कंडीशन अज्यूम कर ली है कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, और तीसरी कंडीशन कि फ्लो इज स्टेडी। ठीक है, तो देखें, अब जब हम ये बात करते हैं कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो चीज अब चेंज होगी वो क्या होगी, वो या तो वॉल्यूम होगा या मास होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद चूंकि स्टेडी फ्लो है, तो स्टेडी फ्लो होने की वजह से वॉल्यूम तो चेंज हो रहा होगा लेकिन मास नहीं चेंज हो रहा होगा। ठीक है, जितना मास, देखें पाइप के बीच में से कहीं लीकेज तो नहीं है ना, तो जितना मास यहाँ से एंटर होगा उतना ही तो लीव करेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो मास यहाँ है वही मास यहाँ पर भी होगा, जो मास लोअर एंड पर है वही अपर एंड पर भी होगा, यानी कि डेल्टा m1 और डेल्टा m2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ किया है कि मास को कहा है कि मास ऑफ द फ्लूइड कंजर्व रहता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, यानी डेल्टा m1 और डेल्टा m2 को इक्वेट करते हैं। तो डेल्टा m1 की वैल्यू लिख दी यहाँ पे जो इक्वेशन 1 में थी, इसी तरह पे डेल्टा m2 की वैल्यू लिख दी जो इक्वेशन 2 में थी। अब डेल्टा t चूंकि दोनों में सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास आ गया रो1 a1 v1 इक्वल्स टू रो2 a2 v2। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे v वेलोसिटी है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे हमने वॉल्यूम का सिंबल ही नहीं यूज किया, वॉल्यूम की जगह हमने डायरेक्ट जो है वो एरिया और विड्थ पुट की थी। ठीक है, सो v इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटीज, राइट। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, मजीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, वो ये कि अभी हमने कहा कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, आइडियल फ्लूइड लिया है ना। ठीक है, तो ये इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से डेंसिटी तो बराबर होगी, दोनों की डेंसिटी चेंज नहीं होती, तो रो1 और रो2 बराबर होंगे। बराबर होंगे तो ये दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो क्या बन जाएगी, ये रो1 और रो2 दोनों को हमने कह दिया कि सपोज ये
रो है, दोनों की जगह रो लगाया, कैंसिल हो गया, तो ये बन गया A1V1 इक्वल्स टू A2V2। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की एक और फॉर्म है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें, ये देखिए यहाँ पे, और ये तो एनिमेशन है, ये इक्वेशन आ गई है A1V1 इक्वल्स टू A2V2। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन करना चाहें तो वो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। एंड द डेफिनेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया तो उसको लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज अ कांस्टेंट। अब देखिए हमने दो पॉइंट्स लिए थे, एक लोअर वाला जिसमें ये 1 लिखा हुआ है, और एक अपर वाला जिसके टर्म्स को हमने 2 से रिप्रेजेंट किया था। तो कोई भी पॉइंट ले लें, क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड ऑफ द फ्लूइड, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ रहा है। इसी तरह अगर आप बीच में भी कोई पॉइंट ले लेते हैं तो वहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का वो, और जो स्पीड ऑफ द फ्लूइड है वो, उन दोनों को जब आप प्रोडक्ट लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हर पॉइंट पर एक जैसा आएगा। ठीक है, दिस कांस्टेंट इक्वल्स द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड ऑफ द फ्लूइड और सिंपली फ्लो रेट। अच्छा जी, अब इसमें देखें एक चीज मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी गौर करने की बात है। वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो एरिया को जब आप एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम बन जाएगा ना, और टाइम नीचे एज इट इज, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम आ जाता है। तो यही लिखा हुआ है कि ये जो कांस्टेंट है एरिया और स्पीड का जो प्रोडक्ट है, ये किसके बराबर है? वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया, आप इसको खोलेंगे तो ऊपर वॉल्यूम आ जाएगा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में टाइम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड ऑफ द फ्लूइड। तो वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड को हम फ्लो रेट भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि फ्लो रेट कांस्टेंट होता है आइडियल फ्लूइड का, या कह सकते हैं कि वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड कांस्टेंट होता है फ्लूइड का। ठीक है, तो मास कंजर्वेशन जो होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, उसने अब लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर आकर एक ऑल्टरनेट फॉर्म ले ली है, और वो फॉर्म क्या है? वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। ठीक है, जो कि एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के भी बराबर होता है। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है हमें, वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड और फ्लो रेट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है इफ यू आर टेकिंग एन आइडियल फ्लूइड। ठीक है, ये आगे एक एग्जांपल है, एग्जांपल न्यूमेरिकल है, ये आप करेंगे। तो ये थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। थैंक यू सो मच।